इन CRPC वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 जो डील करता है किससे? कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट्स। मैजिस्ट्रेट के सामने जब कंप्लेंट आती है तो उस कंप्लेंट का सबसे पहले तो मैजिस्ट्रेट चैप्टर नंबर 15 के अकॉर्डिंगली एग्जामिनेशन करते हैं, और फाइनली प्रोसीडिंग जब स्टार्ट करनी है तो प्रोसीडिंग की क्या स्टेप्स रहेंगे? चैप्टर नंबर 16 204 से लेकर 210 तक का, यानी टोटल 7 सेक्शंस इसमें इंक्लूडेड है, ज़्यादा नहीं है। इनको आज ही पूरा हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 204 बताता है इशू ऑफ प्रोसेस, यानी कि सम्मन्स या फिर वारंट्स जो भी इशू करने हैं उसके कंसर्न में। इफ इन द ओपिनियन ऑफ अ मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग। तो देखिए कॉग्निजेंस लिया, और कॉग्निजेंस लेने के बाद में अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है दैट द प्रोसीडिंग शुड बी कंटिन्यूड, दैट प्रोसीडिंग शुड commence, should start, there are sufficient reason, there are sufficient grounds to commence with the proceeding, तो स्टार्ट हो जाएगा। और ये डिसाइड किया जाएगा क्या ये केस सम्मन केस है और या फिर क्या ये केस वारंट केस है। आप लोगों को याद होगा सम्मन केस की डेफिनेशन सेक्शन 2W में दी है और वारंट केस की डेफिनेशन सेक्शन 2X में दे रखी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सम्मन्स केसेस में मैक्सिमम पनिशमेंट कितना होता है? चैट बॉक्स में आप लिख के बताएं। अगर कोई केस सम्मन्स केस है तो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट, क्या बात है, आप लोग वेट कर रहे थे क्या क्वेश्चन पूछने का? क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ उससे पहले आंसर आ गया। दोनों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है 2 years ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, तो इफ द एंड द केस अपीयर्स टू बी, अगर केस ऐसा लगता है कि सम्मन्स केस है यानी 2 years तक का पनिशमेंट वाला ऑफेंस है, ही शैल इशू हिज सम्मन्स फॉर द अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड, तो अक्यूज्ड को सम्मन्स इशू किए जाएंगे। और अगर लगता है जो केस है वो वारंट केस है यानी 2 years से ज्यादा का पनिशमेंट आ रहा है उस ऑफेंस में, ही मे इशू अ वारंट और इफ ही थिंक्स फिट अ सम्मन्स फॉर कॉजिंग द अक्यूज्ड टू बी ब्रॉट और टू अपीयर एट अ सर्टेन टाइम बिफोर सच मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट का नाम भी मेंशन रहेगा कि कौन से मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट होना है, किस डेट पे और किस टाइम पे प्रेजेंट होना है, ये सारी बात लिखी रहेगी। एंड इफ ही हैज नो जुरिस्डिक्शन, सपोज उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, सम अदर मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन, ऐसा भी हो सकता है कि जिस मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है उसका खुद का जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो सम्मन्स में या फिर वारंट्स में ये मेंशन कर दिया जाएगा कि पर्सन को किस मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होना है। फर्दर, नो सम्मन्स और वारंट शैल बी इशूड अगेंस्ट द अक्यूज्ड अंडर सबसेक्शन 1, यानी कि सबसेक्शन 2 एक रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा है कि सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली कोई भी सम्मन या वारंट इशू नहीं किया जाएगा अंटिल अ लिस्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस हैज बीन फाइल्ड। प्रोसिक्यूशन का क्या मीनिंग है? प्रोसिक्यूशन का मीनिंग है जो स्टेट की तरफ से एविडेंसेस आ रहे हैं, या कह सकते हैं जो कि विक्टिम की तरफ से जो केस लड़ रहा है। तो प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस की लिस्ट जब तक प्रेजेंट नहीं कर देते या फिर अपने विटनेसेस की लिस्ट जब तक फाइल नहीं कर देते तब तक सम्मन्स और वारंट इशू नहीं किए जाएंगे। ये एक रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया हुआ है। फर्दर, इन अ प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ कंप्लेंट, कंप्लेंट कौन सी? वही सेक्शन 2D वाली कंप्लेंट। So in a proceeding instituted upon a complaint made in writing, every summons or warrant issued under subsection 1 shall be accompanied by a copy of such complaint। वो जो कंप्लेंट अगर की गई थी, ये जो केस स्टार्ट हुआ है ये कंप्लेंट वाला केस है, क्योंकि जो केस स्टार्ट हुआ है वो दो तरह से हो सकता है, एक तो कंप्लेंट के बेसिस पे और दूसरा FIR के बेसिस पे। तो अगर कंप्लेंट केस था तो उस कंप्लेंट की एक कॉपी उन सम्मन्स या फिर वारंट के साथ में अटैच की जाएगी। फर्दर, व्हेन बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एनी प्रोसेस फीस और अदर फीस आर पेबल, अगर कोई ऐसा प्रोविजन है कि कोई प्रोसेस की फीस यानी कि ये सम्मन्स वारंट वगैरह भेजने की कोई फीस वगैरह है, पेबल है कोई फीस, नो प्रोसेस शैल बी इशूड अंटिल
the fees are paid, and if such fees are not paid within a reasonable time, the magistrate may dismiss the complaint. तो वैसे तो इसमें जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, क्रिमिनल ट्रायल चलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, इनमें किसी तरह की फीस वगैरह नहीं ली जाती है, बट अगर कोई रूल बना रखा है स्टेट गवर्नमेंट ने इस कंसर्न में तो उनको फॉलो किया जाएगा, और जब तक कि वो फीस नहीं दी जाती तब तक वो समन्स इशू नहीं किए जाएंगे. एंड लास्टली सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 204 बताता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 87. सेक्शन 87 के ऊपर सेक्शन 204 के प्रोविजंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बात इसमें आती है. यानी इशू ऑफ प्रोसेस जो 204 में है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, और सेक्शन 87 में जो सम्मन्स और वारंट की बात की गई थी वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है. आगे बढ़ते हैं सेक्शन 205 की तरफ. आज तो जनता गायब है, डेली तो 6-7 जने हो जाते हैं. सेक्शन 205 मैजिस्ट्रेट मे डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड. तो जो अक्यूज्ड है वो खुद ही पर्सनली अटेंड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो जहाँ पे जो अक्यूज है उसकी इन पर्सन अटेंडेंस को यू कैन से फॉरगिव किया जा सके, और उसकी जगह पे प्लीडर या फिर उसका कोई एडवोकेट अपीयर हो जाए, वो अगर सिचुएशन बनती है तो मैजिस्ट्रेट अगर चाहे तो परमिट कर सकता है इस बारे में. सेक्शन 205 मैजिस्ट्रेट मे डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड व्हेनेवर अ मैजिस्ट्रेट issues a summons, he may, if he sees reason so to do, dispense the personal attendance of the accused and permit him to appear by his pleader. यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर रहा हूँ, एनसर्किल कर रहा हूँ, उनको आप ध्यान दें यहाँ पे क्या क्या ये वर्ड्स आए हैं. सबसे पहला वर्ड आता है सम्मन्स, यानी कि वारंट केस में सेक्शन 205 अप्लाई नहीं होगा. सम्मन्स केस है तो ऐसी सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट कर सकता है. क्यों? क्योंकि मे लिखा है. ज़रूरी नहीं कि मैजिस्ट्रेट को ऐसा करना ही है. मैजिस्ट्रेट चाहे तो डिस्पेंस करे द पर्सनल अटेंडेंस, चाहे तो पर्सनली बुलाए. एंड मे डिस्पेंस द पर्सनल अटेंडेंस, जब पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस किया जाएगा तो थ्रू द प्लीडर अपीयर हो सकता है वो पर्सन, लेकिन सिर्फ सम्मन्स केसेस में, नॉट इन द वारंट केसेस. फर्दर, but the magistrate inquiring into or trying the case may in his discretion at any stage of the proceeding direct. तो ऐसा नहीं कि एक बार डिस्पेंस कर दे तो आगे नहीं बुलाया जाएगा. At any stage of the proceeding he may direct the personal attendance of the accused and if necessary enforce such attendance in the manner herein before provided. तो अगर उसको ज़रूरत लगती है तो बाद में कभी भी बुला सकता है, और अगर बुलाने पर नहीं आता है तो उसे किस तरह से बुलाया जाना है, वो इतने सारे प्रोविजंस हमने ऑलरेडी पढ़े हैं उस बारे में, उनको अप्लाई किया जा सकता है. मेन तो सेक्शन 205 के इतने याद रखने के सम्मन्स केसेस में द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड कैन बी डिस्पेंस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट. फर्दर, सेक्शन 206 स्पेशल सम्मन्स इन केसेस ऑफ पेटी ऑफेंसेस. पेटी ऑफेंसेस का मीनिंग होता है स्मॉल ऑफेंसेस, बहुत स्मॉल नेचर के अगर ऑफेंसेस है तो ऑब्वियसली ये तो कंफर्म है कि सम्मन्स केस ही होगा वो. तो ऐसे में क्या रहेगा, इफ इन द ओपिनियन ऑफ अ मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ अ पेटी ऑफेंस द केस में समरीली डिस्पोज्ड ऑफ अंडर सेक्शन 260 और सेक्शन 261. तो क्या बता रखा है यहाँ पे कि अगर कोई पेटी ऑफेंस है तो उसका जो ट्रायल चलेगा वो ट्रायल समरी ट्रायल चले, मे बी समरीली डिस्पोज्ड ऑफ अंडर सेक्शन 260 और सेक्शन 261 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली उन ऑफेंसेस को समरीली ट्राई किया जाए. आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे बातें जितनी भी लिखी गई हैं वो सम्मन्स केसेस के बारे में ही लिखी हैं. द मैजिस्ट्रेट शैल except where he is for reasons to record in writing a contrary opinion, issue summons to the accused requiring him either to appear in person. In person का मतलब होता है personally person को आना है, or by pleader before the magistrate on a specified date
or if he desires to plead guilty to the charge without appearing before the magistrate। तो पहली बात तो ये कि पेटी ऑफेंसेस को समरी ट्राई किया जाएगा सेक्शन 216 261 के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट चाहे, उसको अगर कोई ऐसे कोई रीजंस नजर आते हैं, तो बाय रिकॉर्डिंग दोज रीजंस इन राइटिंग वो कह सकता है कि उस अक्यूज्ड को या तो इन पर्सन या उसके प्लीडर के थ्रू प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, जो भी स्पेसिफाइड डेट है उसमें। और अगर वो नहीं होता है तो विदाउट अपीयर हुए, विदाउट प्रेजेंट हुए अपने चार्जेस को वो एक्सेप्ट कर ले। डिजायर्स टू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज विदाउट अपीयरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट। टू ट्रांसमिट बिफोर द स्पेसिफाइड डेट by post or by messenger to the magistrate the said plea in writing and the amount of fine specified in the summons, or if he desires to appear by pleader and to plead guilty to the charge through such pleader to to authorize in writing the pleader to plead guilty to the charge on his behalf and to pay the fine through such pleader। तो ऐसा भी एक यहाँ पे अरेंजमेंट है कि अक्यूज्ड है वो प्रेजेंट ही ना हो अगर बहुत ज़्यादा पेटी ऑफेंसेस है। पेटी ऑफेंसेस का मतलब क्या है? कोई ऐसा ऑफेंस जिसमें सिर्फ फाइन दे के छोड़ा जा सकता है। तो ऐसे में ऐसे अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं कि प्लीडर आए और प्लीडर आके अपने क्लाइंट की तरफ से बोलते हैं दैट माय अक्यूज्ड प्लीडेड गिल्टी, और उसके लिए आप जो भी फाइन लगाना चाहते हैं फाइन लगा दीजिए और फाइन सबमिट होके और केस को वहीं पे डिसमिस कर दिया जाए। provided that the amount of fine specified in such summons shall not exceed 1000 rupees। यानी कि 1000 रुपीज तक का फाइन वाला अगर कोई केस है तो ऐसे में ये चीजें होंगी, और इस सम्मन्स में वो स्पेसिफाइड अमाउंट भी मेंशन कर दिया जाए ना। ये बात सब लिखी हुई है यहाँ पे, दैट इज the said plea in writing and the amount of fine specified in the summons, वो उसमें रहना चाहिए। सम्मन्स में लिख के भेजा जाएगा कि कितना अमाउंट आपका फाइन का लग रहा है, या तो आप इन पर्सन आके अपीयर हो, या फिर इतने रुपए का फाइन लग रहा है, आप अपना जो भी जुर्म है आपका स्वीकार करके इतना फाइन भिजवा दो। तो पर्सन देखेगा हाँ ठीक है 1500 रुपए का फाइन है, भेजो, खत्म करो, कौन कोर्ट के चक्कर काटे। ये फॉर पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन petty offenses means any offense punishable with fine only, only with fine not exceeding 1000 rupees, but does not include any offense so punishable under the Motor Vehicle Act 1939। तो किसे पेटी ऑफेंसेस कहा जाएगा? कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें सिर्फ फाइन होता है, इम्प्रिजनमेंट होता नहीं है, और वो फाइन भी मैक्सिमम 1000 रुपीज तक का अगर है, तो ऐसे ऑफेंसेस को पेटी ऑफेंसेस की कैटेगरी में लिया जाएगा, जहाँ पे जो अक्यूज्ड है अपने आप को गिल्टी प्लीड करके और फाइन ले भी होके छूट सकता है। The state government may by notification especially empower any magistrate to exercise the powers conferred by subsection 1 in relation to any fine which is compoundable under section 320 or any offense punishable with imprisonment for a term not exceeding 3 months, or with fine, or with both, where magistrate is of the opinion that having regard to the fact and circumstances of the case the imposition of fine only would meet the ends of justice। बड़ी अच्छी बात लिखी है। अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 3 मंथ्स तक का है, उससे ज़्यादा नहीं है, अगर नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स तक का अगर कोई पनिशमेंट है, तो ऐसे ऑफेंस के पनिशमेंट को भी कंपाउंड किया जा सकता है, यानी कि कम किया जा सकता है, और कम करके सिर्फ फाइन इम्पोज करके उसको छोड़ा जा सकता है। लेकिन इस कंसर्न में जो यू कैन से रूल्स बनाने की पावर है वो किसके पास में? वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में। द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेशली एम्पावर एनी मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट को ऐसी पावर्स कन्फर कर सकती है कि आप 3 मंथ्स तक का अगर कोई ऑफेंस है तो उसके लिए आप सिर्फ फाइन लेवी करके भी पर्सन को रिलीज कर सकते हैं। ये प्रोविजन अवेलेबल है सेक्शन 206 के सबसेक्शन 3 में। वैसे भी आप लोगों को याद होगा कि कंपाउंडिंग की जो पावर होती है वो गवर्नमेंट के पास में होती है, कंपाउंडिंग की जो पावर है वो मैजिस्ट्रेट के पास में नहीं होती है।
कम्यूटल की, कंपाउंडिंग की, वो सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास, मींस गवर्नमेंट के पास में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सेक्शन 207, सप्लाई टू द अक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड द अदर डॉक्यूमेंट्स। ये चीज़ हमने खैर पहले भी पढ़ी थी, दोबारा से इसको एक बार देख रहे हैं कि जब अक्यूज्ड प्रेजेंट होगा कोर्ट में तो उसे पुलिस रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट जो भी साथ में प्रेजेंट हुए, यानी अदर डॉक्यूमेंट्स में वो जो विटनेसेस की लिस्ट है वो भी आ जाएगी, जो भी चार्जेस उस पर लगाए गए हैं वो भी आ जाएंगे, सब बातें। यानी कि अगर एफआईआर है तो सेक्शन 154 के अकॉर्डिंगली एफआईआर, अगर कंप्लेंट के बेसिस पे केस चला है तो वो कंप्लेंट की कॉपी, सब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अक्यूज्ड को प्रोवाइड किए जाएं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इन एनी केस वेयर द प्रोसीडिंग हैज बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, द मैजिस्ट्रेट शैल विदाउट डिले फर्निश टू द accused free of cost a copy of each of the following। क्या क्या दिया जाएगा? एक तो द पुलिस रिपोर्ट, दूसरा पुलिस रिपोर्ट कौन सी वाली? सेक्शन 173 वाली। दूसरा द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154। ये सेंटेंस पढ़ के हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि सेक्शन 154 में जो भी बात कही गई है वो एफआईआर के बारे में कहा गया है। क्योंकि एक चीज़ आप अगर रिकॉल करेंगे, सेक्शन 154 में वर्ड एफआईआर का यूज़ कहीं नहीं किया गया है, फिर भी थ्रू आउट जहाँ कहीं पे भी बात होती है एफआईआर लिखनी 154 के अकॉर्डिंग लिखो, एफआईआर लिखनी 150। तो कैसे पता चले कि जो 154 में हम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करवाते हैं उसे एफआईआर कहा जाता है? ये बात तो उसमें तो लिखी नहीं थी, यहाँ लिखा है ना, the first information report that is FIR recorded under section 154। तो 154 में जो इंफॉर्मेशन आती है उसी को FIR कहा जाता है। The statements recorded under subsection 3 of section 161। 161 में जो witnesses होते हैं, witnesses का एग्जामिनेशन करता है पुलिस ऑफिसर। 164 में तो मैजिस्ट्रेट करता है और 161 में पुलिस ऑफिसर। Of all the persons whom the prosecution proposes to examine as a witness, आगे word examine as a witnesses, excluding therefrom any part in regard to which a request for such exclusion has been made by the police officer under subsection 6 of section 173। तो सेक्शन 173 की रिपोर्ट में अगर किसी ऐसे पॉइंट्स डाले गए हैं कि इस इन विटनेसेस को नहीं इंक्लूड किया जाना है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये हॉस्टाइल विटनेस है, ऐसा कुछ भी, तो उनको उनकी लिस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज तो जो एग्जामिनेशन वगैरह हुआ है सेक्शन 161 में जो भी लिस्ट है, जो भी बयान है, टेस्टमनी, वो सारी की सारी प्रोवाइड किया जाएगा। द कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स इफ एनी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164। 164 के जो कन्फेशंस और स्टेटमेंट्स हैं वो मैजिस्ट्रेट के सामने होते हैं। any other document or relevant extract thereof forwarded to the magistrate with the police report under subsection 5 of section 173। और इसके अलावा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 173 की रिपोर्ट के साथ में पुलिस ने मैजिस्ट्रेट के पास में सबमिट किया है वो भी सब चीज़ें दी जाएंगी। तो सेक्शन 207 बता रहा है मेनली जब कोई पुलिस रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड केस स्टार्ट हुआ है, उसका ट्रायल चला है, तो अक्यूज को कॉपी दी जाएगी पुलिस रिपोर्ट की, 173 वाली पुलिस रिपोर्ट की, 154 वाले एफआईआर की, 161 और 161 एंड 164 के स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशंस की, और सेक्शन 173 में के साथ की रिपोर्ट के साथ में अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स आए तो उनकी भी। प्रोवाइडेड दैट द मैजिस्ट्रेट मे आफ्टर pursuing any such part of a statement as is referred to in clause 3। clause 3 में क्या है? section 161 और section 173 की बात हो रही है। and considering the reasons given by the police officer for the request, direct that a copy of that part of the statement or of such portion thereof as the magistrate thinks fit proper shall be furnished to the accused। तो जो भी विटनेसेस के 161 के अकॉर्डिंगली विटनेसेस के एग्जामिन करके और स्टेटमेंट्स आए हैं वो अक्यूज्ड को फर्निश किए जा सकेंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट एनी डॉक्यूमेंट रेफर्ड टू इन क्लॉज 5। क्लॉज 5 में 173 की रिपोर्ट के साथ में जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं वॉल्यूमिनस, अगर बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, ही शैल इंस्टेड ऑफ फर्निशिंग द अक्यूज्ड विद अ कॉपी देयरऑफ डायरेक्ट दैट
he will only be allowed to inspect it either personally or through pleader in court. तो अगर बहुत बल्कि हो जाए, मान लीजिए कोई है 1000-1500 पेज के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर ऐसे इतनी सारी कॉपीज नहीं दी जाएंगी, बल्कि सिर्फ एक पावर दी जाएगी कि अगर अक्यूज चाहे तो वो या अक्यूज का प्लीडर इन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा सेक्शन 207। सेक्शन 208 प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज्ड इन अदर केसेस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो अदर केसेस की बात हो रही है। अभी बात किसकी हो रही थी? पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे अगर होता है तो 207 अप्लाई हो रहा है, अदर केसेस में 208 अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, 207 और 208 की बात हमने पहले भी की है। ये राइट है अक्यूज का कि 207 और 208 के अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने का ये राइट होता है अक्यूज का। वेयर इन अ केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। तो दो ही ऑप्शन होते हैं, एक तो पुलिस रिपोर्ट का और दूसरा कंप्लेंट बाय द कंप्लेनेंट बाय द एग्रीड पार्टी। So where in a case instituted otherwise than on a police report, it appears to the magistrate issuing process under section 204 that the offence is triable exclusively by the court of session। तो अगर सेक्शन 204 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो ऑफेंस है, पहली बात तो ये ऑफेंस जो ट्रायल है, इसके ऑफेंस के लिए मेरे पास में एफआईआर के अकॉर्डिंगली आया नहीं, ये कंप्लेंट के थ्रू आया है। और इसमें जो ऑफेंस है, ये ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सीजीएम, इन सब की पावर में नहीं है, ये कोर्ट ऑफ सेशन बाय ट्राइबल है। द मैजिस्ट्रेट शैल विदाउट डिले फर्निश टू द अक्यूज्ड फ्री ऑफ कॉस्ट अ कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या दिया जाएगा? इतना तो क्लियर हो गया है कि कौन से वाले केसेस की बात कर रहा है। 208 बात कर रहा है कंप्लेंट केसेस की। तो क्या क्या दिया जाएगा जो अक्यूज है उसको, और फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, पैसे वैसे नहीं लेने उससे। सबसे पहले हम उसको देंगे द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 200 और सेक्शन 202 ऑफ ऑल पर्सन्स एग्जामिन्ड बाय द मैजिस्ट्रेट। 200 और 202 में आपको याद होगा एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट हो रहा था। Then the statements and the confessions, if any, recorded under section 161 and 164। 161 और 164 में कब ऐसा हो सकता है? जब मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया हो फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी एंड एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस, तो इस सिचुएशन में वो स्टेटमेंट्स भी। एंड एनी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट ऑन विच द प्रोसिक्यूशन प्रपोजेस टू रिलाई, अदर कोई डॉक्यूमेंट जो भी प्रोसिक्यूशन ने प्रेजेंट किया है, प्रोवाइडेड दैट इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट एनी सच डॉक्यूमेंट इज वॉल्यूमिनस, वही सेम बात आ जाती है। तो ऐसे में फिर वो पर्सन को पर्सनली या फिर उसके प्लीडर के थ्रू उनको इंस्पेक्ट करने का, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करने की पावर दी जाएगी। फिर बहुत ज़्यादा अगर वॉल्यूमिनस है, यानी कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन सारों की कॉपी देना पॉसिबल नहीं है। फिर अलाउ कर देंगे भाई आप कोर्ट में इंस्पेक्ट कर लीजिए, यानी कोर्ट में देख लीजिए। इंस्पेक्ट का मतलब कोर्ट में आके देख लीजिए आप जो भी डॉक्यूमेंट देखना चाहते हो उसको। फर्दर सेक्शन 209 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कंप्लीट प्रोसीडिंग हो जाती है इस चैप्टर में। Commitment of case to the court of session when offence is triable exclusively by it। तो जब कोई ऐसा ऑफेंस है जो कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई कर सकती है, फॉर एग्जांपल मर्डर केस, तो उसका क्या किया जाएगा? कमिटमेंट, यानी कि उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। व्हेन इन अ केस instituted on a police report or otherwise the accused appears or is brought before the magistrate के पास accused को लाया गया है, and it appears to the magistrate that the offence is triable exclusively by the court of session। लेकिन ये जो offence है ये ऐसा है जिसकी पावर ना तो सेकंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास में है, ना ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में के पास में है, ना कोर्ट ऑफ सेशन के ना चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में है। ये ऑफेंस तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई कर सकता है। तो ऐसे ऑफेंसेस के लिए क्या किया जाएगा? फिर कमिटमेंट किया जाएगा, यानी कि
ट्रांसफर किया जाएगा। कमिट आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 207 यानी कि डॉक्यूमेंट्स पहले ही दे दिए जाएंगे अक्यूज्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट एज द केस में भी। तो 207 में कौन से ऑफेंसेस, जो पुलिस रिपोर्ट वाले थे, और 208 में जो कंप्लेंट वाले थे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड टू बेल रिमांड द अक्यूज्ड टू कस्टडी ड्यूरिंग एंड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। तो इस कोड में बेल के कंसर्न में, रिमांड के कंसर्न में जो भी प्रोविजंस बनाए गए हैं उनको भी कंप्लाई किया जाए पूरी तरह से। सेंड टू द send to that court the record of the case and the documents and articles if any which are to be produced in evidence। और जिस कोर्ट में, यानी कि ऑब्वियसली कोर्ट ऑफ सेशन, जिस कोर्ट में उस अक्यूज्ड को और उसके केस को ट्रांसफर किया जा रहा है वहीं पे वो एविडेंसेस भी सेंड किए जाए साथ में। एंड नोटिफाई द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इस बारे में अवगत कराया जाएगा कि आप कोर्ट ऑफ सेशन में इसे ट्रांसफर किया जाए, काइंडली लुक आफ्टर टू इट। और अब आता है इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 210, जो बात करता है रिगार्डिंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज अ कंप्लेंट केस एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम ऑफेंस। कंप्लेंट केस है और उसी के साथ में पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी की जानी है। व्हेन in a case instituted otherwise than on a police report। दो ही ऑप्शन है, या तो पुलिस रिपोर्ट या फिर कंप्लेंट। तो अदरवाइज देन इन पुलिस रिपोर्ट वाला अगर कोई ऑफेंस है, हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज द कंप्लेंट केस, अब से आगे उसको कंप्लेंट केस कहा जाएगा। तो ऑब्वियसली पुलिस रिपोर्ट के अलावा तो कंप्लेंट केस ही होगा। इट इज मेड टू अपीयर टू द मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल held by him that an investigation by the police is in progress in relation to the offence which is the subject matter of the inquiry or trial held by him. The magistrate shall stay the proceedings of such inquiry or trial and call for a report on the matter from the police officer conducting the investigation। अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी कंप्लेंट आती है और कंप्लेंट के बेसिस पे उसका ट्रायल स्टार्ट होता है, लेकिन इन द मीन टाइम उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अगर ऑर्डर दे दिए जाते हैं, तो जब तक पुलिस उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है तब तक मैजिस्ट्रेट उस ट्रायल को क्या कर देगा, होल्ड कर देंगे, स्टे कर देंगे। मैजिस्ट्रेट शैल stay the proceeding, magistrate shall stay the proceedings of such inquiry or trial and call for the report। जब तक कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक के लिए प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया जाएगा। If a report is made by the investigating officer under section 173 and on such report cognizance of any offence is taken by the magistrate against any person who is an accused in the complaint case, the magistrate shall inquire into or try together the complaint case and the case arising out of the police report as if both the cases were instituted on the police report। तो सपोज करें कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें कंप्लेंट भी हुई है और पुलिस रिपोर्ट भी हुई है। जब पुलिस रिपोर्ट हुई है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जब कंप्लेंट हुई है तो उसकी इंक्वायरी चल रही है। अब हुआ क्या, पुलिस ऑफिसर ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने सेक्शन 173 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और कंप्लेंट भी मजिस्ट्रेट के पास में अवेलेबल है। तो अब ऐसी सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, मैजिस्ट्रेट शैल इंक्वायर इनटू और ट्राई टुगेदर द कंप्लेंट केस एंड द केस अराइजिंग आउट ऑफ पुलिस रिपोर्ट। मैजिस्ट्रेट दोनों केसेस को साथ में ट्रायल उनका चलाएंगे, जो कंप्लेंट केस है उसका भी और जो पुलिस रिपोर्ट वाला है उसका भी। और किस तरह से चलाएंगे, दोनों केसेस को इस तरह से चलाएंगे जैसे कि वो दोनों ही केसेस
पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आए हों। इफ बोथ द केसेस वर इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, इस तरह से उन दोनों केसेस का ट्रायल चलाया जाएगा। Lastly, if the police report does not relate to any accused in the complaint, अब ये देखिए कंप्लेंट केस में किसी अदर अक्यूज्ड के बारे में बात की गई हो और पुलिस रिपोर्ट में किसी अदर अक्यूज्ड के बारे में बात की गई हो। If the police report does not relate to any accused in the complaint case, or if the magistrate does not take cognizance of any offence on the police report, he shall proceed with the inquiry or trial which was stayed। तो ऐसा अगर होता है तो जिस प्रोसीडिंग में स्टे दे दिया था ना मजिस्ट्रेट ने कि भी जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक हम इस ट्रायल को प्रोसीड नहीं करेंगे, वो स्टे क्या हो जाएगा, वापस से रिमूव हो जाएगा और उसका ट्रायल कंटिन्यू हो जाएगा। कौन से वाले का, कंप्लेंट केस वाले का ट्रायल कंटिन्यू हो जाएगा। फिर वेट नहीं किया जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आए। ये था हमारा चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 17 हम अपने कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, क्योंकि अक्यूज्ड को हमने बुला लिया है। अब अक्यूज्ड को बुला लिया तो अब उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। बुला के उसको डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए हमने कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर केस रिलाई करता है। प्रोसिक्यूशन के ने जो विटनेस की लिस्ट दी थी वो भी दे दिया। तो अब तो सीधा उसके चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे और उसके प्रोसीडिंग चलेगी आगे।